नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की ओर से मैं रश्मि विश्वास आज की इस शानदार प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधा हमारे दिल से जुड़ा है। मैं और मेरा देश। जरा सोचिए, एक नागरिक और उसके देश के बीच का रिश्ता कैसा होता है? एकदम अटूट है ना। आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के काम हमारे महान राष्ट्र की पहचान और छवि बनाते हैं। तो अपनी एकाग्रता बनाए रखिए, क्योंकि हमारी आज की ये यात्रा बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय और कुछ नए शब्द सीखेंगे। उसके बाद लाला लाजपत राय जी के गहरे अनुभव को जानेंगे। फिर हम चलेंगे जापान, जहां की 2 घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। इसके बाद कमाल पाशा पर पंडित नेहरू जी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनेंगे। फिर हम शक्ति बोध और सौंदर्य बोध का अर्थ समझेंगे और अंत में होगा पाठ का सारांश और आपके लिए एक छोटा सा सवाल। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, परिचय और शब्दावली। क्या आपने प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का नाम सुना है? उन्होंने ही इस बेहतरीन पाठ मैं और मेरा देश की रचना की है। प्रभाकर जी का एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा विचार था। उनका मानना था कि कोई भी इंसान चाहे अपने जीवन में कितना भी सफल क्यों न हो जाए, अगर उसका देश आज़ाद नहीं है या दुनिया में उसके देश का सम्मान नहीं है, तो उस इंसान की अपनी पहचान भी एकदम अधूरी है। हमारी सच्ची सफलता सिर्फ हमारे निजी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे राष्ट्र के सम्मान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस पाठ की गहराई में जाने से पहले आइए 3 बहुत ही सुंदर शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, जो इस पाठ में बार बार आएंगे। पहला शब्द है संचित, जिसका अर्थ है इकट्ठा किया हुआ या जमा किया हुआ। दूसरा शब्द है मानस, जिसका अर्थ होता है हमारा मन या हमारा चित्त। और तीसरा शब्द है तेजस्वी, जिसका मतलब है बहुत ही प्रभावशाली या प्रतापी व्यक्ति। इन शब्दों को अपने मानस में अच्छे से संचित कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जहां हम जानेंगे लाला लाजपत राय जी के उस ऐतिहासिक अनुभव के बारे में। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो ये पाठ हमें अलग अलग समय और स्थानों की एक अद्भुत यात्रा कराता है। शुरुआत होती है लाला लाजपत राय जी के उस युग से जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था। फिर हम स्वामी रामतीर्थ जी की जापान यात्रा के समय में जाएंगे। उसके बाद तुर्की के कमाल पाशा के युग को देखेंगे और अंत में आज़ाद भारत में पंडित नेहरू के समय की एक बहुत ही प्यारी घटना पर चर्चा करेंगे। ये समय चक्र हमें ये बताता है कि देशभक्ति की भावना समय और सीमाओं से बिल्कुल परे होती है। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए जिसे लेखक ने मानसिक भूकंप कहा है। एक बार लेखक अपने जीवन में बहुत खुश थे। उनके पास घर, परिवार, प्यार सब कुछ था। उन्हें लगता था कि वे एकदम पूर्ण हैं। लेकिन अचानक उनके मानस में गहरा भूकंप सा आया। उन्हें ये दर्दनाक एहसास हुआ कि उनका महान देश तो पराधीन है। बिल्कुल यही पीड़ा हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने भी महसूस की थी। जब वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में गए, तो उन्हें लगा कि भारतवर्ष की पराधीनता का कलंक उनके माथे पर हर जगह लगा हुआ है। ये सचमुच एक ऐसा मानसिक भूकंप था जो हमें ये सिखाता है कि बिना आज़ाद और सम्मानित देश के दुनिया की सारी सुख सुविधाएं एकदम व्यर्थ हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, जापान की 2 बेहद दिलचस्प घटनाएं जो दिखाती हैं कि छोटे कार्यों का कितना बड़ा असर होता है। इन घटनाओं को सुनने से पहले इन 2 विपरीत शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक शब्द है लांछित, जिसका अर्थ है कलंकित होना या किसी पर कोई दाग लग जाना, और इसके बिल्कुल उलट दूसरा शब्द है गौरव, जिसका अर्थ है बड़प्पन या सम्मान। याद रखिए विद्यार्थियों, हमारे अपने कर्म ही यह तय करते हैं कि हम अपने देश को लांछित करेंगे या उसे गौरव दिलाएंगे। ये घटना हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी की जापान यात्रा से जुड़ी है। एक बार वे रेल में सफ़र कर रहे थे और उन्हें खाने के लिए ताज़े फल नहीं मिल रहे थे। उन्होंने थोड़ी निराशा में कह दिया, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तभी स्टेशन पर खड़े एक जापानी युवक ने ये बात सुन ली। वो तुरंत भागा और कहीं दूर से ताज़े फलों की एक पूरी टोकरी ले आया। जब स्वामी जी ने खुश होकर उसे फलों के पैसे देने चाहे, तो उस युवक ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, बस आप अपने देश जाकर ये न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते।
जरा सोचिए, उस युवक ने अपनी इस छोटी सी दयालुता से अपने देश का कितना बड़ा गौरव बढ़ा दिया। अब इसी से जुड़ी दूसरी घटना देखिए, जो एकदम उल्टी है। एक दूसरे देश का विद्यार्थी जापान में पढ़ाई करने आया। उसने एक सरकारी पुस्तकालय से एक दुर्लभ किताब पढ़ने के लिए ली और उसमें से कुछ तस्वीरें फाड़कर चुरा ली। जब वो पकड़ा गया तो उसे तो जापान से निकाल ही दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुस्तकालय के बाहर सूचना पट्ट पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई भी नागरिक अब उस पुस्तकालय में नहीं आ सकता। देखा आपने, एक युवक ने फल देकर अपने देश का सिर ऊंचा किया और दूसरे ने किताब फाड़कर अपने पूरे देश के माथे पर ऐसा कलंक लगाया जिसने सबको लांछित कर दिया। हमारी छोटी सी चोरी या छोटी सी अच्छाई सिर्फ हमारी नहीं होती, वो हमारे पूरे राष्ट्र की होती है। आइए अब चौथे भाग पर आते हैं, कमाल पाशा और पंडित नेहरू जी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। इन ऐतिहासिक घटनाओं को अपने मन में उकेरने के लिए पहले इन दो सीधे साधे ग्रामीण शब्दों को जान लेते हैं। पहला है हांडी, जिसका मतलब होता है मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, और दूसरा है सुतली, यानी सन या पटसन के रेशों से बनी हुई एक साधारण डोरी। चलिए देखते हैं कि इन दो मामूली सी चीजों ने कैसे बड़े बड़े नेताओं का दिल जीत लिया। तुर्की के महान राष्ट्रपति कमाल पाशा का जन्मदिन था और उत्सव खत्म हो चुका था। तभी एक बूढ़ा किसान उनसे मिलने आया। पता है, वो पूरे 30 मील पैदल चलकर आया था और अपने साथ क्या लाया था? एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा शहद। कमाल पाशा विश्राम के कपड़े पहन चुके थे, पर फिर भी वे उसी रूप में उस बूढ़े से मिलने बाहर आए और उसकी लाई हुई मिट्टी की हांडी से शहद चखा। उन्होंने भावुक होकर कहा, दादा, आज सबसे बेहतरीन उपहार तुमने ही मुझे दिया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का सच्चा प्यार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि उपहार की कीमत उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से होती है। बिल्कुल ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली घटना हमारे अपने भारत में भी हुई। एक साधारण से किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे अपने कंधे पर रखकर दिल्ली स्टेशन से सीधा प्रधानमंत्री की कोठी तक पहुंच गया। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस खाट को देखकर इतने भावुक हुए कि उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। उन्होंने न केवल इस उपहार को बहुत प्यार से स्वीकारा, बल्कि अपनी एक तस्वीर जिस पर उनके हस्ताक्षर थे, उस किसान को भेंट की। ये सिर्फ एक मामूली खाट का सम्मान नहीं था, बल्कि देश के एक नागरिक की उस निस्वार्थ भावना और एकता का सम्मान था। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें भाग पर, शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। ये हिस्सा हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन से सीधा जुड़ा है। जरा इन दो शब्दों को देखिए, चौपाल यानी वो खुली जगह जहां गांव के लोग बैठते हैं या पंचायत करते हैं, और जीना यानी सीढ़ी। ये वे आम जगहें हैं जहां हमारा रोज का आना जाना होता है, और यहीं पर हमारा व्यवहार ये तय करता है कि हम अपने देश का कितना सम्मान करते हैं। लेखक ने यहाँ दो बहुत ही गहरी बातें बताई हैं, शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। शक्तिबोध का मतलब है कि हम चौपालों या सभागारों में बैठकर कभी ऐसी बातें ना करें कि हमारे देश में तो सब गड़बड़ है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ऐसी निराशा फैलाना हमारे देश की एकता और मानसिक बल को कमजोर करता है। दूसरी तरफ है सौंदर्यबोध। क्या हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देते हैं? क्या हम सार्वजनिक सीढ़ियों पर गंदगी फैलाते हैं? अगर हाँ, तो हम अपने देश के सौंदर्य को बहुत गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आपस में एकता और सकारात्मकता बनाए रखना हमारा शक्तिबोध है, और अपने सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना हमारा सौंदर्यबोध है। और अब हमारा आखिरी भाग। आज हमने क्या क्या सीखा, और आपके लिए एक छोटा सा सवाल। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या जाना? पहला, हमारा हर एक काम सीधे हमारे राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा है। दूसरा, हमें हमेशा सकारात्मक बातें करके अपने राष्ट्र के मनोबल यानी शक्तिबोध की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखकर हमें देश के सौंदर्यबोध को बढ़ाना चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो लेखक ने बताई है, हमें अपना मतदान पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सही व्यक्ति को चुनना हम सबका सबसे बड़ा और पवित्र कर्तव्य है। चलते चलते मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जब किसी देश का एक नागरिक दूसरे देश में जाकर कोई बुरा काम करता है, तो उसके देश की छवि पर कैसा असर पड़ता है? जरा उस पुस्तकालय वाले विद्यार्थी की कहानी को याद कीजिएगा और खुद से वादा कीजिए कि आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश पर कोई आँच आए, बल्कि हम अपनी दयालुता और अच्छाई से भारत का गौरव बढ़ाएंगे।
इसी विचार के साथ मैं रश्मि विश्वास आज की यह प्रस्तुति यही समाप्त करती हूँ। याद रखिए, आप ही इस महान देश का भविष्य हैं। सीखते रहिए, एक दूसरे के प्रति दयालु बने रहिए और अपने देश से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।